बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं इंसुलिन के ऊपर, इंसुलिन की डिस्कवरी और आइसोलेशन के ऊपर कि इंसुलिन 1922 में बेंटिंग और बेस्ट ने पेनक्रियाज से आइसोलेट किए थे। अब हम आते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितनी इंसुलिन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी एबंडेंस होगी। अब आते हैं इंसुलिन क्या है। देखते हैं कि जब हम खुराक लेते हैं और उसके अंदर ऐसी डाइट हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। अब जब कार्बोहाइड्रेट ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगी तो उधर ब्लड स्ट्रीम में कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट में इंसुलिन का प्रोडक्शन पेनक्रियाज से वो बढ़ जाएगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होंगे तो इंसुलिन का काम क्या है। पहला काम ये है कि इंसुलिन जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज़ है, उसका इंटेक बढ़ा देगा सेल के ज़रिए, यानी सेल को कार्बोहाइड्रेट की इंटेक बढ़ जाएगी और जो बाकी की कार्बोहाइड्रेट रह गई उनका कन्वर्जन होगा ग्लाइकोजन में और वो स्टोर होंगे किधर, आपके मसल्स में और आपकी लिवर में। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट इससे भी ज़्यादा हो गई कि ग्लाइकोजन का लेवल भी पूरा हो गया तो बाकी की क्या होगा, बाकी का ये होगा कि वो फैट्स की शक्ल में हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होंगी। तो ये सारी इफ़ेक्ट्स है किसके, इंसुलिन के। अब इंसुलिन क्या करता है, सेल में अमीनो एसिड का अपटेक को बढ़ा देता है। जब अमीनो एसिड का इंटेक या अपटेक बढ़ जाता है सेल में तो उधर प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाती है। तो इंसुलिन की वजह से प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है वो इनहिबिट हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। तो पहले हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि इंसुलिन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन। पहली बात यह है कि प्रोटीन है, हार्मोन्स है, प्रोटीन है नेचर में, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 5808। अभी ये कंपोज्ड ऑफ 2 अमीनो एसिड चेन है और वो 2 अमीनो एसिड चेन डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डायग्राम में देख लीजिए, एक अमीनो एसिड चेन है और ये दूसरा अमीनो एसिड चेन है। इसमें एक चेन ए होता है और दूसरा चेन बी होता है, ठीक है। ये हमारे पास बी चेन है और ये हमारे पास ए चेन है। ये डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक वेसिकल के अंदर बंद होते हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। अब इसका सिंथेसिस किस तरह होता है कि ये पेनक्रियाज के अंदर जो पोर्शन है पेनक्रियाज सेल के अंदर पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। अभी कहाँ से स्टार्ट होता है कि जो इंसुलिन आरएनए है उसका ट्रांसलेशन हो जाता है राइबोसोम के ज़रिए। वो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं और उससे प्रोड्यूस होता है क्या, फ्री फ्लो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 11,500 होता है। अब इस फ्री फ्लो इंसुलिन का क्लीवेज मज़ीद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसका मज़ीद क्लीवेज होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है। वो कितनी को आ जाता है, 9,000। ओके। अब ये जो फ्रो इंसुलिन है इसमें प्री फ्रो इंसुलिन का कन्वर्जन हो गया फ्रो इंसुलिन में और फ्रो इंसुलिन में हमारे पास 3 चेन है। एक चेन ए है, एक चेन बी है और एक चेन सी है। ये सारी अमीनो एसिड का एक चेन होता है। अभी इधर देखिए, इसमें फिर क्लीवेज होता है। किस तरह क्लीवेज, इस पोजीशन नंबर 1 पर क्लीवेज हो जाता है, जो चेन होता है इसको फ्री कर देता है और इस 30 नंबर पोजीशन पर ये जो है इधर क्लीवेज होता है, ये बीटा चेन भी फ्री हो जाता है। अभी क्या होता है कि फिर ये जो फ्रो इंसुलिन है इसका मोस्टली क्लीवेज किधर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, गाल्जी बॉडीज़ में होता है। ये आपकी गाल्जी बॉडी के अंदर इसका मज़ीद क्लीवेज होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और जब ब्रेक डाउन हो जाता है इसका तो हमारे पास ए और बी चेन रह जाते हैं और सी सेपरेट हो जाता है। जब ये सेपरेट हो जाता है तो फिर ये एक वेसिकल के अंदर होते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ही वेसिकल के अंदर आ गए, ठीक है। ये सी पेप्टाइड है और ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ये इंसुलिन है। अभी सी पेप्टाइड का क्या रोल है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसके ज़रिए हम इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर मालूम करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो पता हमें कैसे चलेगा, वो पता इस तरह चलेगा कि आपने अगर देखा हो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता नहीं है। जब नहीं होता तो क्या होता है, उसमें
सी पेप्टाइड का लेवल इंतहाई कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इसके बॉडी के अंदर इंसुलिन कितनी है। अब क्या हो, इंसुलिन का जो हाफ लाइफ है वो 6 मिनट होता है। ये इंसुलिन फ्री फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलेशन करती है, ठीक है। अब ये इंसुलिन ब्लड में होती है तो इसका क्लियरेंस फिर किस तरह होता है, 10-15 मिनट के अंदर अंदर इसका क्लियरेंस हो जाता है इंसुलिनेज एंजाइम के थ्रू। सही है। अब हम आते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर बाय इंसुलिन एंड रिजल्टिंग इफेक्ट्स। अब हमें देखिए, जब इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो पहले हम इंसुलिन रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर क्या है। आप देख लिए, इंसुलिन रिसेप्टर का जो कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि इसमें 2 अल्फा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट्स है। 2 अल्फा सब यूनिट एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं। इसी तरह बीटा सब यूनिट भी जो डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए अल्फा सब यूनिट से जुड़े होते हैं। अल्फा सब यूनिट सेल मेम्ब्रेन से बाहर होते हैं, बीटा सब यूनिट सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट होते हैं, ये देख लें। और ये जो बीटा सब यूनिट है ये साइटोप्लाज्म की तरफ अंदर फंसे हुए होती हैं। अब इसका मैकेनिज्म अफेक्शन क्या होगा कि जब इंसुलिन बाइंड होती है आरएनए अपने रिसेप्टर पे, इंसुलिन रिसेप्टर पे, तो क्या होगा। देखिए, ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन आगे अल्फा सब यूनिट के ऊपर बाइंड हो गई। जब अल्फा सब यूनिट के ऊपर ये बाइंड होते हैं तो इधर देख लें आप, इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो बीटा सब यूनिट है उसका ऑटो फास्फोरिलेशन होगा। अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके रिजल्ट में ऑटो फास्फोरिलेशन होता है बीटा सब यूनिट का। और जब बीटा सब यूनिट का ऑटो फास्फोरिलेशन हो जाता है तो इसके रिजल्ट में जो टायरोसिन काइनेज लोकल एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका भी ऑटो फास्फोरिलेशन हो जाता है। इसके रिजल्ट में जो जितनी IRS इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है वो एंजाइम उनका फास्फोरिलेशन हो जाता है मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। इनकी प्योर टाइप्स हैं IRS1, IRS2, IRS3, इस तरह से, ठीक है। तो जब ये सारा मैकेनिज्म हो जाता है, फास्फोरिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर वेसिकल है उनका ट्रांसलेशन होता है। वो वेसिकल के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं इधर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हो जाते हैं तो वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, उस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर ले जाते हैं। जब सेल के अंदर ले जाते हैं तो अब ग्लूकोज सेल के अंदर चलेगा तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, पहली बात ये है कि बॉडी की जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, डिमांड है, वो पूरी करेगा, ATP बनाएगा। अब इससे ज़्यादा ग्लूकोज है तो वो कन्वर्जन होगा ग्लाइकोजन में, वो तो ग्लाइकोजन स्टोर होगा लीवर और मसल के अंदर। अब अगर ग्लाइकोजन का भी लेवल कंप्लीट हो गया तो बाकी के जो है वो क्या करेंगे, वो फैट्स में कन्वर्ट होंगे और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। कंपोजिशन हमने आपको बताया, तो देख लें ये कंपोजिशन हो गया, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इंसुलिन बाइंडिंग भी हमने तकरीबन डिस्कस कर लिया है। अब इसका जो नेट इफ़ेक्ट है वो क्या होगा कि 80% सेल जो है उनको ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज़ हो जाएगा, स्पेशली जो मसल सेल्स है और एडिपोसाइट्स है। लेकिन जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन की उनमें नहीं, उनकी बात नहीं करते। बाकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनको ग्लूकोज की इनटेक बढ़ जाती है। अभी मिनी इंट्रासेल्युलर वेसिकल वो बात मैंने आपको पहले बताई कि इसके अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती हैं और ग्लूकोज का जो अपटेक है एंड सेल वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं। अब अगर इंसुलिन ना हो तो ये प्रोटीन इस सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाते हैं, वापस बैक चले जाते हैं सेल्स के अंदर तकरीबन 3-4 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर, और उसको दोबारा या अगेन एंड अगेन उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अभी इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन मेनली सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको बढ़ा देती है। तो फिर अमीनो एसिड भी सेल के अंदर चला जा सकता है, पोटेशियम आयन भी जा सकता है, फॉस्फेट आयन भी जा सकता है। अब